नमस्ते। एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करनी है और आप जानते हैं कि भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, वो उसका जो मूल आधार है, उसका जो बेसिस है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते हैं, वो एक तरह से भारत में नौकरशाही जो पूरे शासन का, पूरी सत्ता का एक प्रमुख स्तंभ है, वो चुना जाता है यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा के द्वारा। और ये परीक्षा अभी जो 2020 का है, उसका रिजल्ट अभी कल आया है। और आप सब जानते हैं कि एक दो तरह का माहौल है। एक तो एक जनरली सेलिब्रेशन का माहौल है, क्योंकि हम सब लोगों में से कुछ के रिश्तेदार, कुछ के दोस्त, कुछ के पढ़ाए हुए लोग ये सब चुने गए हैं। तो कुछ दोस्त, साथी, साथ में कोचिंग करने वाले ये चुने गए हैं, तो इसको लेकर काफ़ी एक उत्साह का भी माहौल है। तो जो चुने गए हैं, जाहिर है कि आप उनको बधाई दें। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात इस बार सिविल सर्विस के रिजल्ट में देखी जा रही है, तो वो चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि आपको इस पर सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है देश में, किस तरह से नौकरशाह चुने जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप चूँकि अब इस समय ऑलरेडी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि शेयर का बटन दबा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इससे एक तरह से भारत के जो राष्ट्र राज्य है, जो नेशन स्टेट है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरह से उसमें भेदभाव हो रहा है, खास करके SC, ST और OBCs के साथ, ये समझने में लोगों को मदद मिलेगी। और जिस तरह से नीट के सवाल पर OBC का रिजर्वेशन का जो मामला था, ये कब हल हो जाना चाहिए, तो 1984 में, और हल होकर कब ये रिजॉल्व हुआ जाकर 2021 में, तो 40 साल, लगभग 35 साल लग गए। तो ये जो UPSC का स्कैम है, घोटाला है, ये 2005 से चल रहा है, 16 साल से घोटाला चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि आज क्यों बात की जा रही है। आज इसलिए बात की जा रही है क्योंकि अब चेतना का स्तर बढ़ा है। जो SC, ST, OBC के लोग हैं, वो आपस में ज़्यादा संवाद कर रहे हैं, और सोशल मीडिया वगैरह की वजह से एक दूसरे को अपनी चीज़ें पहुंचाने की क्षमता बढ़ी है। क्योंकि मीडिया जो है वो ये सब को तो उठाएगा नहीं। मीडिया में आमतौर पर सवर्ण कैटेगरी के, अपर कास्ट कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं, तो वो अपने जाति के हितों के खिलाफ क्यों काम करेंगे। तो अगर आप सब लोगों ने शेयर का बटन दबा दिया है और आप अपने सारे दोस्तों तक इसे पहुंचा रहे हैं, तो हम अब इसको शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, देवीलाल जयपाल जी, हंसराज मीणा जी, अल्ताफ रजा साहब, हंसराज मीणा साहब जय भीम बोल रहे हैं, अम्बेश कुमार और धर्म सिंह तुमापुरा, काफ़ी लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर लें। अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, ये हुआ क्या है। सबसे पहले तो एक इसमें इलीगलिटी, जो अवैधानिकता है, वो ये है कि 10% सीटें, बल्कि 10 क्या, लगभग थोड़ा सा ज़्यादा ही, 10% से ज़्यादा EWS को इसमें रिजर्वेशन दे दिया गया है। जबकि EWS रिजर्वेशन का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट से हल भी नहीं हुआ है। आमतौर पर रिजर्वेशन जब लागू होता है और सुप्रीम कोर्ट में चलता है, तब तक रुका रहता है। OBC के साथ यही हुआ। लेकिन EWS का आरक्षण अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी नहीं शुरू हुई है, और EWS को 86 सीटें, मतलब 10, लगभग 11% सीटें ऑलरेडी दे दी गई हैं। तो एक तो पहला घोटाला ये है कि EWS का आरक्षण जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, उसकी वैधानिकता पर अभी बहस नहीं हुई है, उसके कानूनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, तो EWS को आपने इतनी सारी सीटें कैसे दे दी। अभी तो ये भी नहीं मालूम कि EWS जिसको दिया जा रहा है वो 10% उनकी आबादी भी है कि नहीं है। जिनकी आबादी के बारे में कोई अनुमान नहीं है, जिनके पिछड़ेपन के बारे में कोई अनुमान नहीं है, जिनके बारे में ये हमें नहीं पता है कि वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं कि ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। EWS, मेरा अनुमान है कि अपनी आबादी से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा रिप्रेजेंटेड हैं। अगर उनकी आबादी 7 या 8% है, तो वो ऑलरेडी 40% तक ऑलरेडी सरकारी पदों पर हैं। तो EWS इसकी पहली अवैधानिकता है। पहला गैरकानूनी काम इसमें जो हुआ है सिविल सर्विस में, वो है कि EWS आरक्षण
बगैर किसी कानूनी समीक्षा के ही इसमें लागू कर दिया गया है। तो ये भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है। आप समझिए कि इससे चुनकर आने वाला एक व्यक्ति अपनी पहली प्रमोशन के बाद जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है तो 8 से 10 लाख लोगों की आबादी के भाग्य का फैसला करता है, तमाम तरह के फैसले करता है। वो किसको ठेका मिलेगा, किसको माइनिंग मिलेगी, कहाँ सड़क बनेगी से लेकर तमाम तरह के फैसले एक डीएम करता है। तो आप समझिए कि पहली पोस्टिंग में ही वो जो आदमी इतना पावरफुल हो जाता है। वैसे 86 पोस्ट ईडब्ल्यूएस को दे दिए गए बगैर ये तय किए हुए कि ये वैधानिक है भी कि नहीं है। कोर्ट में अभी ये केस सुनवाई के लिए आना है, इससे पहले इसको उन्होंने लागू कर दिया। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण आप जानते हैं कैसे लागू हुआ था? 4 दिन में लागू हुआ था। मतलब पेश हुआ, उसी दिन लोकसभा में पास हुआ, अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ, तीसरे दिन राष्ट्रपति के पास गया और चौथे दिन गजट में लागू हो गया। मतलब भारत का सबसे तेजी से फैसला जो पास हुआ है कानून वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। तो पहली उसकी अवैधानिकता तो यहाँ पर है। तो अब हम इसके दूसरा एक जो इसमें करप्शन है, बहुत बड़ा करप्शन है, इस पर बातचीत करना चाहेंगे। तो आप में से जिन लोगों के पास भी इस साल का रिजल्ट है यूपीएससी का, वो अपना रिजल्ट खोल लें अपने मोबाइल पर या लैपटॉप या आईपैड जहाँ भी देख रहे हैं पैड पर, वो अपना इस साल का रिजल्ट जो है सिविल सर्विस एग्जाम का यूपीएससी साइट पर है, पीआईबी पर है, भारत सरकार के मतलब और इवन प्राइवेट में भी काफ़ी वेबसाइट्स पर ये ऑलरेडी मौजूद है। इस रिजल्ट को आप अपने सामने देख सकते हैं। तो पहले तो आप रिजल्ट खोल लीजिए। इसी बीच में बाकी जो लोग हैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कर लें। मनोज लीला रामचंद्र साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सुबोध पासवान जी, जय भीम। कुणाल कह रहे हैं अवैधानिक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इस पर हम अभी आर्ग्यू करेंगे कि क्यों इसको अवैधानिक कर सकते हैं। तो इस पर पक्ष और विपक्ष के दोनों तरह के लोग इसको सुन रहे हैं और जाहिर है कि जो सरकार में भी आमतौर पर जो लोग हैं वो भी इसको सुनते ही हैं। आप खास करके ये सब मामले अब इतने बड़े होते जा रहे हैं तो सब तरह के लोग इसको सुन ही रहे होंगे। ओके फाइन। तो ये जो पूरा मामला है, इस बार का रिजल्ट अगर आपने खोल लिया अपने सामने, आपके सामने है, तो इस रिजल्ट का पहला पन्ना देखिए। इसमें यह लिखा गया है कि कुल मिलाकर भारत सरकार ने यूपीएससी को कहा है कि 836 अफसर हमें अलग अलग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ग्रुप ए और ग्रुप बी में नियुक्त करने हैं। तो 836 अफसरों की हमें लिस्ट भेजिए परीक्षा करके और इंटरव्यू करके। ये है इस पूरे रिजल्ट का पहला पार्ट। कितने अफसर आने हैं? 836, 836 इतने अफसर सरकार को चाहिए, भारत सरकार को। और यूपीएससी को उन्होंने निर्देश दिया कि हमें 836 अफसरों की लिस्ट भेजिए। अब यूपीएससी को क्या करना चाहिए? एक परीक्षा कंडक्ट करनी चाहिए, जो उनका पूरा प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस, वो एक सीक्वेंस जो है, इंटरव्यू वगैरह करके उनको 836 अफसरों की एक लिस्ट भेज देनी चाहिए। ऐसा ही होता है सारी परीक्षाओं में, यही होता है कि सरकार को जितने नियुक्त करने उतने लोग सेलेक्ट करके आपने भेज दिए। अब जो रिजल्ट है, आप इसका, ये 16 पेज में टोटल रिजल्ट है। अब आप इसको देखिए कि इस रिजल्ट में टोटल कितने नाम हैं, टोटल हर सब मिला के। तो आप पाएंगे कि पेज 16वें पेज पर जाकर ये रिजल्ट कहाँ खत्म हो जाता है। आखिरी नाम है विश्वजीत चौधरी का। पेज 16 खोलिए। 761वें नंबर कैंडिडेट के बाद लिखा हुआ है कंक्लूडेड। इसका मतलब लिस्ट यहां पर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सरकार ने मांगे कितने अफसरों की लिस्ट? 836 अफसरों की। यूपीएससी ने भेजे कितने? 761 अफसरों की। तो ये लिस्ट, इस लिस्ट में कितने लोग कम हो गए? 75 लोगों की लिस्ट यूपीएससी ने नहीं भेजी, अभी नहीं भेजी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये 75 पोस्ट खाली रह जाएंगे। टोटल अफसर तो 836 ही नियुक्त होने हैं। अब 836, अब आप अपने जो भी यूपीएससी के अपने आसपास, आपके आसपास तैयारी कर रहा है परीक्षा की, उससे पूछिए, ये बता देगा कि ये स्कैम क्या है। उनमें से हर किसी को मालूम है कि ये कितना बड़ा घोटाला है, हर किसी को मालूम है। यूपीएससी की तैयारी जो कर रहा है, या तो अभी यूपीएससी की तैयारी जिन्होंने शुरू नहीं की है, जाहिर उसको नहीं मालूम होगा, लेकिन इस देश में कम से कम 10-1 लाख लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। उनमें से किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए तो बताएगा कि ये स्कैम क्या है, किस तरह से घोटाला हो रहा है। तो 836 अफसर नियुक्त होने हैं। 761 अफसरों की लिस्ट यूपीएससी ने भेज दी, 75 अफसरों की लिस्ट नहीं भेजी। अभी इसके लिए यूपीएससी ने क्या किया? जो रिजल्ट का तीसरा पॉइंट है, आप उसको देखिए, अगर आपने रिजल्ट खोल लिया है तो
अब यूपीएससी कह रहा है कि हमने 761 की लिस्ट भेज दी है, 761 नाम भेज दिए, वो लिस्ट आप देख लीजिए। आखिरी नाम विश्वजीत चौधरी का है 761वें पोजीशन पे। हमने 75 नाम नहीं भेजे। 75 नाम नहीं भेज के हमने क्या किया कि हमने 150 कैंडिडेट की एक रिजर्व लिस्ट, गोपनीय लिस्ट हमने बना ली, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है कि उसमें किसके किसके नाम है। और हम बाद में इसकी ये लिस्ट भेज देंगे सरकार को, और इसमें ये लोग फिर रख लिए जाएंगे, राइट। अब 150 लोगों की एक गोपनीय लिस्ट बना ली गई। अभी ये जो 150 लोगों की लिस्ट बनाई गई, इसमें कितने नाम हैं जो जनरल कैटेगरी बोल रहे हैं। असल में ये नाम में भी गड़बड़ी है। जनरल कैटेगरी क्या होती है? अनरिजर्व कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, कोई भी आएगा। लेकिन जनरल कैटेगरी में उन्होंने 75 नाम रखे, ईडब्ल्यूएस में 14 नाम, ओबीसी में 55, शेड्यूल कास्ट के 5, और एक नाम उन्होंने रख दिया किसका? शेड्यूल ट्राइब का। कि इतने की लिस्ट हमने अलग से रख ली है। ये इसके बारे में भी हम आपको नहीं बताएंगे, राइट। अब ये बताने के बाद उन्होंने अब ये दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में चुपचाप से एक लिस्ट जाकर सरकार को ये सौंप आएंगे, जिसमें कि नियुक्तियां हो जाएंगी। इसी में पिछली बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की बेटी, संभवतः नाम अंजलि बिरला होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी बड़ा विवाद हुआ था पिछली बार इसको लेकर कि इसमें तमाम तरह के प्रभावशाली लोगों के नाम इसमें होंगे। और वो इसमें वो नाम भी, चूंकि सरकार ये बताते भी नहीं है, जैसे इस बार अभी 761 नाम इन्होंने भेजे हैं, उसमें से SC ST OBC के नाम और उनके रिजल्ट के जो कितने नंबर किसको आए हैं, ये किसी को नहीं पता है। अब इन्होंने जो 150 की गोपनीय लिस्ट बनाई, वो चूंकि गोपनीय लिस्ट ही गोपनीय है, तो जाहिर है कि उसमें उसके नाम आपको नहीं पता है। अब इसमें जो 14 नाम ईडब्ल्यूएस के हैं, 55 ओबीसी के हैं, 5 शेड्यूल कास्ट के और 1 शेड्यूल ट्राइब का। अब इनमें से कोई आदमी कल को शिकायत कर सकता है कि हमारा नाम इस लिस्ट में था, लेकिन हमको तो इन्होंने IAS IPS बनाया नहीं। तो इनको अगर अब ये मालूम ही नहीं जो परीक्षा देने वाले टोटल कैंडिडेट में कि मैं इसमें हूं कि नहीं हूं, तो आप इसमें पिटिशनर कैसे बन सकते हैं? आप ये मुकदमा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मुकदमा करेंगे तब ना जब आपको पता होगा कि मेरा नाम इस रिजर्व लिस्ट में था और मुझे नहीं बनाया गया। अब यूपीएससी की चालाकी देखिए, यूपीएससी ने बताया ही नहीं कि रिजर्व लिस्ट में किसका नाम है, तो आप मुकदमा भी नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? PIL, कि भाई विद्यार्थियों का बहुत अहित हो रहा है। तो कोर्ट पूछेगा आप कौन, भाई आपको क्या शिकायत है, आपका क्या आप वो हैं जिनका कि आपको नौकरी नहीं मिली है? तो बोलेंगे नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि मेरा तो वो गोपनीय लिस्ट है, उसमें कैसे पता चलेगा? तो ये अभी अब आप RTI आज की तारीख में जितने लोग सुन रहे हैं इस समय, 700 से ज़्यादा लोग, आप में से निवेदन है कि करीब अगर चाहें तो 100 लोगों के आसपास आज ही चाहें तो आप RTI डाल दीजिए। ऑनलाइन डाली जा सकती है, आमतौर पर 10 रुपये खर्च आता है, और कई बार तो नहीं भी खर्च आता है, कई सारी संस्थाएं बगैर भी उसके करती हैं। आप RTI डाल के पूछिए कि 150 लोगों की जो गोपनीय लिस्ट है ये कौन लोग हैं, ये नाम हमें चाहिए। आप इसको करके देखिए, प्रयोग करके देखिए ना, आप मेरी बात पे क्यों भरोसा करेंगे? आप तत्काल अभी ये लाइव खत्म होने के बाद यूपीएससी की वेबसाइट पर RTI का लिंक है, उसमें आप डालिए कि आपने 836 लोग जब भेजने थे तो आपने 761 लोगों का ही नाम क्यों भेजे? पहला सवाल पूछिए। फिर पूछिए कि 761 लोगों का जिनके नाम आपने भेजे हैं, इनमें किसको कितना नंबर आया है ये बताइए, और किस कैटेगरी के कितने हैं ये बताइए। और जो आपने गोपनीय लिस्ट बनाई है 150 की, हम ना जानना चाहते हैं कि ये इसमें कौन है। करके देखिए ना, आपको 15 से 20 दिन में या 1 महीने में हर हाल में जवाब आएगा, और आपको पता चल जाएगा ये कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने भी RTI में डाला, पिछले साल भी डाला था, तो उनमें से किसी को वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये यूपीएससी का एक विशेष मेथड है, इसमें हम आपको जवाब नहीं दे सकते हैं कि गोपनीय लिस्ट में कौन है। तो आप समझ रहे हैं, एक 75 IAS IPS और IAFS अफसर का मतलब, एक मैंने आप जैसे आपको पहले बताया कि पहली प्रमोशन के बाद जो DM बन जाएगा वो 10 लाख लोगों का भाग्य विधाता होता है। तो ऐसे इतने सारे ऑफिसर्स, और साल दर साल 2005 से घोटाला चल रहा है, और अब तक लगभग 1080 के आसपास नाम ऐसे हैं जिनको कि IAS IPS बनना था, और इतने लोग IAS IPS नहीं बन पाए इस घोटाले की वजह से। तो ये कितना बड़ा करप्शन है, आप इस बात को खुद आप सिविल सर्विस का रिजल्ट देखिए, और आज आप RTI डाल लीजिए और पूछिए कि आपने 836 नाम अफसरों के भेजने हैं, इतने अफसर तो बनेंगे ही बनेंगे, तो आपने 761 नाम ही क्यों भेजे?
मतलब क्या क्या इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये पहला सवाल पूछिए। दूसरा सवाल पूछिए 761 लोगों के हमें नंबर बताइए और उनकी कैटेगरी बताइए। और तीसरा सवाल पूछिए कि आपने जो एक रिजर्व गोपनीय लिस्ट बनाई है उसमें हमको हर कैंडिडेट का नाम और उसके नंबर चाहिए। आपको अगर इस बारे में जवाब आ जाए, जो कि नहीं आता है, नहीं आया है, आपने पिछली बार अगर आपने किसी ने आरटीआई डाली होगी तो आपको मालूम है कि आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जवाब वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनको यहाँ पर घोटाला करना है। और घोटाला क्या करना है कि 150 लोगों की जो रिजर्व लिस्ट बनाई है, इसमें 75 नाम जो इनके जनरल कैटेगरी के हैं, यही लोग आपको फाइनल लिस्ट में होंगे। ये जो ओबीसी के 55 हैं, ये फाइनल लिस्ट में नहीं होंगे। जब फाइनली अफसर बनना होगा तो ये लोग आउट हो जाएंगे। इसमें अरुण मौर्य का एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी है। तो ये एक्चुअली जिस तरह से ये काम हो रहा है, और क्योंकि इसमें वही है कि आपको भारत में न्यायपालिका का चरित्र भी आपको मालूम है, कौन लोग जजेज बनते हैं, जज के बच्चे जज बन रहे हैं, और उसका एक कास्ट कैरेक्टर भी है जो आप सारे लोगों को मालूम है। इसमें मुझे नए सिरे से कुछ नहीं करना है। तो इतना बड़ा घोटाला क्या होते हुए देखा जा सकता है क्या इस घोटाले को? और फिर यह है कि अगर यूपीएससी कर रही है तो राज्य के लोक सेवा आयोग फिर यही किसी काम को क्यों नहीं करें? भाई यूपीएससी कर रही है और राज्य के लोक सेवा आयोग में भी तो अल्टीमेटली उन्हीं कैटेगरीज के लोग पावरफुल पोजीशंस में हैं, मीडिया भी उनके पास है, जुडिशरी में भी उन्हीं के लोग हैं। तो फिर ये मामला किस तरह से सॉल्व होगा? जब तक खास करके ओबीसी के पॉलिटिशियंस इस मामले को नहीं उठाएंगे तब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो सकता है। जागरूकता वगैरह से फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार जब यूपीएससी स्कैम लगा था तो कम से कम 5 लाख लोगों ने ट्वीट किया था। 5 लाख लोगों का ट्वीट करना मायने रखता है इस देश में। लेकिन 5 लाख ट्वीट होने के बावजूद सरकार ने क्या किया? उसके बाद यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट में एक सफाई डाली कि नहीं, ये जो रिजर्व लिस्ट हम बनाते हैं ये SC ST OBC के फायदे के लिए है। और हम दूसरा उन्होंने सफाई दी कि वी आर डूइंग दिस सिंस डिकेड्स, हम बहुत समय से कर रहे हैं। ये सफाई है उनकी, और हम नियमों के तहत कर रहे हैं, हमारे बनाए हुए नियमों के तहत कर रहे हैं। भाई आपने ही नियम बनाए हैं और चूंकि आपने ही तय किया है तो आप वर्षों से कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई सफाई हुई? आप इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए ना, ये लिस्ट गोपनीय क्यों है? आप बताइए ना कि ये लिस्ट गोपनीय क्यों है। अगर आप इसमें से सारे लोगों के नाम स्पष्ट रूप से, अरुण मौर्य जी भी जुड़ गए हैं, ये खुद इस नियम के भुक्तभोगी हैं, वरना वो इस समय IAS ऑफिसर होते। हालांकि बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, PhD हैं, तो वो मतलब ठीक ठाक पोजीशन में आज की तारीख में। लेकिन वही है कि वो IAS वो बन सकते थे, लेकिन वही गोपनीय रिजर्व लिस्ट, उनको तो उस समय तक तो पता भी चल जाता था कि गोपनीय रिजर्व लिस्ट में कौन कौन है। पिछले 4-5 साल से तो यूपीएससी ने बताना ही बंद कर दिया है कि ये रिजर्व लिस्ट में कौन कौन है। तो ये जो पूरा मामला जिस तरह से हो रहा है, ये अगर फैल गया, राज्यों तक चला गया और राज्यों के लोक सेवा आयोग ने भी इसी तरह से गोपनीय लिस्ट बनानी शुरू कर दी, तो आप समझ लीजिए कि SC ST OBC का बहुत बड़ा नुकसान इस देश में होने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि इस सवाल पर अपने राजनीतिक जो लोग हैं उनको आप बताएं कि भाई आप हमारे वोट से चुने जाते हैं। भाई इस समय भारत में कोई एक भी सीट ऐसी नहीं है लोकसभा या विधानसभा की जहां सवर्ण अपनी जाति का कैंडिडेट चुन सकता है। इतनी संख्या कहीं पर नहीं है। ओबीसी के वोट के बगैर इस देश में कोई भी विधायक या सांसद नहीं चुना जाएगा। इसके बावजूद अगर ओबीसी के हितों का न्याय के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है तो इसका मतलब ओबीसी का जो पढ़ा लिखा प्रबुद्ध तबका है वो जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, या ये भी हो सकता है कि मतलब पहली बार नौकरी मिल गई, चलो पढ़ने का मौका मिल गया, मतलब आत्मतुष्टि का भी भाव हो सकता है कि चलो इतना तो हो गया। एक जनरेशन में साइकिल चलते थे, आज की तारीख में एक स्कूटर आ गया, बाइक आ गई, चलो एक कार भी आ गया, एक घर बन गया। तो IAS IPS वगैरह का क्या मामला है, छोड़ देते हैं, मतलब अपर कास्ट के लिए भी कुछ तो छोड़ दिया जाए। या तो ये भावना है या है कि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। भाई आपने अगर SC ST एक्ट को बचा लिया, अगर आपने रोस्टर के खिलाफ लड़ाई जीत ली, अगर आपने नीट के खिलाफ लड़ाई जीत ली, लगभग इसी तरह की लड़ाइयाँ हैं, तो कोई वजह नहीं है कि यूपीएससी स्कैम के खिलाफ आप लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि यूपीएससी स्कैम के खिलाफ RTI डालें और खुद देखें क्या जवाब आया है। तब आपके पास जब RTI होगी तो आप लोगों को बता पाएंगे कि देखो ये घोटाला हो रहा है। ये हर साल मतलब अब तक 1080 के आसपास IAS IPS यूपीएससी ने नहीं बनने दिए इस घोटाला को करके।
तो ये बताने के लिए अब भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वो आरटीआई के कागज़ हो। आज आप डाल दीजिए, इस समय भी 650 के आसपास लोग इसको देख रहे हैं इसको, तो ये वीडियो निश्चित रूप से 40-50 हज़ार लोगों तक तो पहुंच ही जाएगा 2 दिन में। तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं, आप लोग शेयर भी कर लें, अगर ये बहुत लोग आप चाहते हैं इम्पॉर्टेंट है तो ये जो 40-50 हज़ार लोग इसको देखेंगे, उनमें से उनसे मेरा निवेदन है कि उसमें कुछ 100 लोग, 200-400 लोग तो कम से कम आरटीआई डाल ही दें। और वो कागज़ जब उनके पास जाएगा, इतनी सारी आरटीआई जाएगी, तो उनको वहाँ भी थोड़ी सी हड़कंप मचेगी और एक चेतना भी बढ़ेगी लोगों के अंदर में भी। अपने पास अपना कागज़ होगा, आप समझिए कि उसकी ताकत बहुत होती है। आपके पास जब आरटीआई होगी और आप जब पूछेंगे कि 836 अफसर चुने जाने हैं, आपने 761 का ही लिस्ट क्यों भेजा, और इस पर जब वो टाल मटोल करेंगे और बच के भागने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास एक ताकत होगी बताने की, देखो यूपीएससी चोरी कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें आरटीआई डालें और अपने लोकल जो भी आपके सांसद विधायक उनको बताएं कि ये हो रहा है, आप इसको कृपया किसी तरीके से रोकें, क्योंकि इसकी वजह से खास करके ओबीसी का सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि ओबीसी का आप देखिए पिछले साल भी जो हुआ, तो ओबीसी के सबसे ज़्यादा मतलब रोके जा रहे हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के ऑफिसर्स। तो इसके लिए आप, अब आपके कोई अगर सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। एक तो हीरानंदन जी कह रहे हैं यूपीएससी के ऑफिस के बाहर बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग अगर ऑर्गेनाइज कर सकें तो कीजिए। कोई प्रश्न अगर है तो आप पूछ लीजिए। किसी को भी अगर डाउट है कि ये करप्शन नहीं है, या किसी को लग रहा है कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो वो सवाल पूछ सकता है कि संजू कुमार सोनकर जी, डेफिनेटली आई विल फाइल आरटीआई, यू आर मोस्ट वेलकम। उदय सिंह माहेश्वरी जी, शार्दुल विक्रम जी आरटीआई डालेंगे बता रहे हैं, तो आप लोग इसको करके देखिए। मेरे ख्याल से अगर SC/ST एक्ट बचाया जा सकता है तो यूपीएससी स्कैम से भी लड़ा जा सकता है, मतलब असंभव नहीं है, खास करके अब के समय में, जबकि एक दूसरे से आप इतनी आसानी से संवाद कर पा रहे हैं। आप आज हम एक बात बोलते हैं और कल परसों तक वो, अब ये जैसे ये वीडियो है, ये जो लोग भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप इसको ले लें। कोई, मैं इसको कॉपीराइट फ्री कर रहा हूँ, इस वीडियो को कॉपीराइट फ्री है, मुझे इसमें कोई फाइनेंशियल बदले में नहीं चाहिए, इसको आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर लें। तो अमित नगराले जी, इस मामले में डीएम के मुख्यमंत्री, ठीक है, मैं वहाँ उनके सांसद विल्सन साहब से बात करूँगा कि वो डीएमके भी अगर इस मामले को उठा ले। डीएमके ने हालांकि इस मामले को उठाया है, लेकिन जब तक उत्तर भारत से कोई समर्थन नहीं आता है, ओबीसी के मामलों में जो समस्या दक्षिण भारत के नेताओं को आ रही है, वहाँ पर मैंने कई सारे लोगों से बात की, ए राजा साहब से बात की, डीएमके के कई नेताओं से, वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी के मामले की हर लड़ाई तमिलनाडु ही लड़ेगा, ये कैसे संभव है। मतलब तमिलनाडु क्या क्या लड़ाई लड़े, नीट के खिलाफ लड़े, ईडब्ल्यूएस के खिलाफ सिर्फ वहीं लड़ाई हो रही है। अभी तक तमिलनाडु ने ईडब्ल्यूएस लागू नहीं किया है। आज भी अगर आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण तमिलनाडु में लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो तमिलनाडु आखिर कौन कौन सी लड़ाई लड़े, मतलब सारी सामाजिक न्याय की लड़ाई तमिलनाडु के लोग लड़े और उत्तर भारत वाले सिर्फ उसका मजा लें। मतलब 4000 डॉक्टर इस बार एक्स्ट्रा बनेंगे और उसमें काफ़ी डॉक्टर नॉर्थ इंडिया के होंगे, लेकिन नॉर्थ इंडिया ने क्या लड़ाई लड़ी नीट के मामले में बताइए। उत्तर भारत के नेताओं ने मतलब बयान तक नहीं दिए इस मामले में। खास करके उत्तर प्रदेश में तो ऐसी चुप्पी है जैसे कि उनको सब सवर्ण वोट मिल ही जा रहा है, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं ये। तो ये जो पूरा मामला है, मेरे ख्याल से इसको लेकर एक उत्तर भारत में खास करके चेतना की जरूरत है। आप जो कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि डीएमके से बात कीजिए, डीएमके से हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डीएमके के भरोसे आप पूरा डीएमके अकेले उस लड़ाई को कहाँ तक लड़े। और उसको भी डीएम को अपने ईडब्ल्यूएस वहाँ पर ख़त्म करा दिया नीट में, वो सुप्रीम कोर्ट से आके वो जीत के चले गए, फिर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जीत लिया। तो कई बार उनकी लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो रही है। नॉर्थ इंडियंस जब तक इसको लेकर, नॉर्थ इंडिया का ओबीसी जब तक सोता रहेगा तब तक ठीक है। तमिलनाडु ने आपको बहुत कुछ दिला दिया है इस समय तक ओबीसीज को नॉर्थ इंडिया में, लेकिन थोड़ा महाराष्ट्र ने भी दिलाया है, लेकिन बाकी नॉर्थ इंडिया में वो एक अजीब सी चुप्पी है। जातियां एक दूसरे से लड़ रही हैं। जो यहाँ की सबसे जो लड़ाई लड़ने वाली जाति है, खास करके यादव, उसके खिलाफ इतनी नफरत फैला दी गई जैसे कि रिजर्वेशन, अब ये 75 सीटें अभी लोग कहेंगे कि सर सारे यादव ले जाएंगे, जबकि इसमें से 4-5 से ज़्यादा यादवों के हिस्से नहीं आने वाला है। लेकिन खास करके जो सबसे बहादुरी से रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी जिस जाति ने, जिन जातियों ने, वो सब आज की तारीख में नॉर्थ इंडिया के बाकी ओबीसी जातियों ने उसको विलन की तरह देख लिया है कि सारा आप ले जाएंगे।
तो मतलब भाई लड़ेगा वो, और अगर उनकी संख्या भी है तो थोड़ा ज़्यादा ले जाएगा, लेकिन आप इसके बगैर इन सारी जातियों को साथ लिए बगैर कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो ये झारखंड सरकार को भी इस लड़ाई में सामने आना चाहिए। करके देखिए, बात करके देखिए सुधीर मुर्मू साहब, अगर हो जाए तो अच्छा है। महाराष्ट्र में छगन भुजबल साहब से इस बारे में चर्चा हुई है, और वो अब इसको निश्चित रूप से महाराष्ट्र में काफ़ी चेतना है इस मामले को लेकर। अगर ये ज़्यादातर सीटें असल में शेड्यूल कास्ट की होती तो ये लड़ाई आप जीत चुके होते। शेड्यूल कास्ट के अधिकारों को छीनना बहुत मुश्किल होता है, शेड्यूल ट्राइब के भी अधिकारों को छीनना थोड़ा मुश्किल होता है। ओबीसी की, क्योंकि ये ज़्यादातर सीटें हैं, ये ज़्यादातर लूट हो रही है ओबीसी की सीटों की, और ओबीसी के अफसर भी चूंकि कम हैं, शेड्यूल कास्ट जितने ऊंचे पदों पे है उतना ओबीसी का है नहीं। ओबीसी शेड्यूल कास्ट के पत्रकार भी हैं संख्या में, लेकिन ओबीसी का है नहीं। तो ओबीसी असल में इसमें ज़्यादा लूटा जा रहा है, इसलिए भी ये लड़ाई लड़नी मुश्किल है, क्योंकि ओबीसी के हितों को खा लेना बहुत आसान है। सरकार को लगता है कि मतलब लड्डू है जिसको कि बहुत आसानी से निगल लेंगे। तो खास करके उत्तर भारत के लोगों से मतलब निवेदन है कि भैया आप लोग खड़े होइए, नहीं तो फिर आपका तो मतलब ये तो इस तरह से अगर सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कल को फिर बैंक से लेकर सब जगह ये अगर मॉडल हो गया कि गोपनीय लिस्ट बनने लगी, यूपीएससी कर रहा है, सोचिए, जहाँ आईएएस आईपीएस चुना जा रहा है, तो बाकी लोग भी तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये संजू कुमार सोनकर का ना SC/ST कमीशन और नेशनल ओबीसी कमीशन को आप चिट्ठी लिख सकते हैं, हम लोग भी वहाँ बात करेंगे कि इस मामले को वो उठाएं। 55 सीटें तो ओबीसी की गई है ना 75 में, तो 75 में 55 अगर ओबीसी की गई है तो सबसे ज़्यादा तो ये ओबीसी का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन वही है कि ओबीसी अगर उनको लग रहा है कि मतलब बीजेपी के साथ मिलकर पहले मुसलमानों को ही निपटा लें, अगर यही इस धारणा में है तो फिर वो वही कर ले और अफसर बनने का सपना धीरे धीरे वो देखना छोड़ दे। और बैंक लोन ऐसे ही नहीं मिलता है ओबीसी के लोगों को, और अगर आप सरकारी कर्मचारी भी नहीं बन पा रहे हैं तो खेती में पड़े रहिए, जहाँ पर MSP अब ख़त्म ही हो रही है, जो केंद्र सरकार ने नियम बना ही दिया है। तो जो किसान कानून है वो ज़्यादातर तो ओबीसी के ही हितों के खिलाफ काम करेगा और किसान जातियों के खिलाफ काम करेगा। तो खेती आपकी चलनी नहीं है, बैंक लोन आपको मिलता नहीं है, तो आपको बिजनेस आप कर नहीं पाएंगे। तो ले दे के थोड़ी बहुत लठैती कर लीजिए, या नीचे वाली जो नौकरियां हैं वो दरोगा वगैरह उसके नीचे वाली नौकरियां करते रहिए, उसको लेकर किसी को परवाह है नहीं। तो ये असल में स्थिति है। तो मैं फ़िलहाल इस लाइव को कंक्लूड करता हूं, और अंत में सबसे आपसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। एटलीस्ट ये चेतना के स्तर पर ये बात जाए, और अगर ये समाज में बात चली जाती है तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और बहुत ज़रूरी है कि इस समय असल में सांप्रदायिक तापमान जो बीजेपी को बढ़ाने की कोशिश है, बीजेपी जब भी इस तरह का कोई घोटाला जब कर रही होती है ना, तो धीरे से कहीं पर एक सांप्रदायिक घोटाला, सांप्रदायिक हिंसा करा देती है। यूपीएससी रिजल्ट से ठीक पहले आपको हमेशा कोई ना कोई एक कम्युनल वायलेंस आपको दिखेगा। इस बार जैसे असम में हुआ है, तो एक कम्युनल वायलेंस कराकर उस समय ये मतलब जिसको बोलते हैं बाय स्टील्थ, चोरी से कुछ पास करा देना। तो ये एक बीजेपी की स्ट्रेटजी के तौर पर, जैसे लेटरल एंट्री का जब आंदोलन जैसे तेज हुआ था, उन्होंने दिल्ली के दंगे करा दिए। तो ये स्ट्रेटजी के तौर पर बीजेपी बहुत सफलतापूर्वक इस काम को कर रही है, बहुत एफिशिएंटली कर रही है, और इसको लगातार कर रही है। लोगों को की नज़र ही नहीं पड़ रही है कि जब भी हमारा कोई इशू आता है उस समय एक सांप्रदायिक हिंसा क्यों हो जाती है। इतना सा भी लोग समझने को तैयार नहीं है। इस सांप्रदायिक हिंसा भाई आपके हितों की आपके अब 55 सीटें ओबीसी की जा रही हैं, क्या ये सीटें मुसलमानों के पास जाएंगी या ईसाई के पास जाएगी? ये सवर्ण हिंदू ही तो खाएगा ना। लेकिन आप लड़ किससे रहे हैं? तो सांप्रदायिक तापमान कृपया न बढ़ने दें ज़्यादा, या इसमें आपका बहुत अहित है और इसके नाम पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसको आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप घंटा बजाते रह जाएंगे। और राम मंदिर ट्रस्ट में भी ओबीसी को जगह नहीं मिलेगी, एक मेंबर नहीं वहाँ पर ओबीसी का, जहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपया भी इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पर ओबीसी का तो एक भी आदमी नहीं है। ओबीसी के लोग जो इस आंदोलन में थे वो आज की तारीख में सारे गायब हो गए। तो कहाँ विनय कटियार, कहाँ उमा भारती, कहाँ साध्वी रीतम्बरा, जो मतलब ओबीसी के जो लोग भिड़े हुए थे ना सीना तान के, सब गायब हो गए। जब ट्रस्ट बना, जब उसकी वजह से सत्ता आई,
तो आज की तारीख में इन लोगों की क्या हैसियत आपको मालूम है। इन्होंने मतलब एकदम दूध में मक्खी की तरह ये ओबीसी के नेता उस समय के निकाल के फेंक दिए गए हैं। तो ये बीजेपी है, इसको आप समझिए और कृपया सांप्रदायिक तापमान न बढ़ने दें। ये बढ़ेगा तो फिर आप ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ये दोनों चीज़ साथ साथ नहीं हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उस ट्रैप में ना फंसे, और ये ट्रैप बीजेपी हर बार डालेगी। जब भी इस तरह का कोई घोटाला करना है, लैटरल एंट्री करना है, तो वो आपको उस समय दंगा करा देगी। आपका ये कोई भी इशू आएगा, रोस्टर का होगा तो एक कहीं पर हिंसा करा देगी। तो ये आपको इससे थोड़ा बच के चलना पड़ेगा और डिमांड करनी पड़ेगी सरकार से कि आप पारदर्शी हों, आप गोपनीय लिस्ट वगैरह ना बनाएं। आप जो लिस्ट बनाएं वो डाल दें, हमें दिक्कत नहीं है। आपकी दिक्कत क्या है? आप सारे लोगों के नंबर क्यों नहीं डाल देते हैं भाई? यूपीएससी ने एक परीक्षा ली, हर किसी को कोई ना कोई नंबर तो मिला है ना, वो नंबर आप वेबसाइट में क्यों नहीं डाल दे रहे हैं? मतलब कितनी हैवी वेबसाइट हो जाएगी। आप मतलब 1000-5000 लेके थोड़ा सा और सर्वर बड़ा कर लीजिए। आप सारे लोगों के नंबर क्यों नहीं डाल दे रहे हैं? तो इतनी बुनियादी डिमांड यूपीएससी नहीं मान रही है, क्योंकि सरकार उसके पीछे है, उसके पीछे कोर्ट है, जुडिशरी है। तो ये स्थिति है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस लाइव में आप हमारे साथ जुड़े रहे। सारे लोगों का शुक्रिया, मिथिलेश यादव जी, रामकरण मीना जी, सत्यशोधक जेपी, इमाम अहमद साहब, रंजीत सिंह जी, काफ़ी लोग जुड़े हैं। सबका नाम लेना भी संभव नहीं है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप लोगों के जो कमेंट्स आए, अमोल खरांजे जी, कितने दिन कुंभकर्ण जैसे सोते रहेगा ओबीसी, बहुत इसके सोने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब वरना ओबीसी आरक्षण बाबा साहब ने व्यवस्था की थी आर्टिकल 340 कब, जब संविधान लागू हुआ उस दिन 1900 आपको 26 जनवरी 1950 को व्यवस्था कर दी थी। और लागू हुआ कब जाके, इसका एक क्लॉज लागू हुआ जाके आपको 1993 में। मतलब इतना तो सोता है ओबीसी। और उसका मतलब आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट की तुलना में ओबीसी के ऑफिसर्स आधे हैं। मतलब शेड्यूल कास्ट ने अपनी जागृति से इतना कुछ हासिल कर लिया है। उसने इंग्लिश एजुकेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों ने पकड़ा है, वो फॉरेन जा रहे हैं। ओबीसी का आदमी, मैं अमेरिका में गया था तो मैं ढूंढ रहा था कि भाई ओबीसी का कोई अफसर कहीं कोई ओबीसी के लोग मिलें, तो उनकी अभी हैसियत नहीं बनी है कि वो वहाँ पर जाकर वहाँ कोई क्लेम अपना बनाएं और अपनी पोजीशन हासिल करें। तो ये समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का आभार। अब प्लीज़ इसको आप शेयर कर लें। धन्यवाद।